हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनटीएससी। तो हम बात करने वाले हैं 2021 के पार्ट 2 की। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि एक 2021 का पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो आप 2021 के या फिर किसी भी ईयर के ना पेपर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो एनटीएससी का सेट वाला हिस्सा होता है, एनटीएससी का जो स्टेज 1 होता है बेसिकली, वो हर स्टेट में होता है। ठीक है, हर स्टेट अपना स्टेज 1 ऑर्गेनाइज करती है। तो जितने स्टेट उतना पेपर, है ना। तो बहुत सारे पेपर्स हैं, लेकिन सारे पेपर्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ पेपर्स को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेडली आए हैं बहुत सारे पेपर्स में, तो फिर उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो 2021 का एक पेपर किसी एक स्टेट का हमने पहले सॉल्व किया था, अब ये दूसरे स्टेट का दूसरा पेपर है। स्टेट का नाम नहीं लिख रहे क्योंकि फिर ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है। आपको तो कोई से भी स्टेट का पेपर हो, अगर अच्छा आंसर है तो आपको उसको सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। वेयर इज सांची स्तूपा सिचुएटेड? सांची स्तूपा कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हमको डिस्कस करना है। तो सांची स्तूपा कहाँ पर सिचुएटेड है? सांची स्तूप जो है वो भोपाल में सिचुएटेड है। कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल में पता है हमको बहुत अच्छे। जो एमपी वाले लोग हैं उनको तो पता ही होगा, बाकी जो एमपी से बाहर के लोग हैं तो वो ऐसे स्तूपा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके आपने इमेज में बहुत बारी देखा होगा, और आपके एनसीईआरटी में भी आपने बहुत बारी सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा होगा। तो वो कहाँ है बेसिकली? तो वो मतलब एकदम भोपाल में नहीं है, भोपाल के पास में है, लेकिन हाँ, ऑप्शन के हिसाब से जो है वो हम यहाँ पर भोपाल टिक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच रिलीजन डिड अशोका अडॉप्ट? अशोका ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया था? ठीक है, तो वैसे तो वो मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन विथ टाइम उनको समझ में आया कि अगर अच्छे से रहना है तो हमको प्यार बांटते हुए काइंडनेस के साथ में रहना पड़ेगा। उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी और उनको रियलाइज हुआ कि ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म इन द सेंस कि ये आपको दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकता है ना। एक वॉर जो उन्होंने लड़ा था, उनकी लाइफ का लास्ट वॉर था, वो आप उस वॉर का नाम ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने डिस्कस किया था मौर्यन एम्पायर में। तो उस वॉर में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ब्लड शेड हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि अशोका ने वो पहला वॉर लड़ा था, अशोका ने बहुत सारे वॉर पहले भी लड़े थे, लेकिन इस पर्टिकुलर वॉर में इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था कि वो देख के अशोक का जो है वो दिल बिल्कुल एकदम थम गया था कि नहीं यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उनको धीरे धीरे इस चीज़ का रियलाइजेशन होने लगा कि हम अपने आप को दूसरी जगह पर कॉन्कर करने के लिए या दूसरे हिस्से को कॉन्कर करने के लिए हम वहाँ के रहने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा बलि चढ़ा देते हैं, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों के घर खराब हो जाते हैं, पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, बच्चों से अपने माँ बाप छीन जाते हैं, है ना, और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वो भी सिर्फ किस कॉस्ट पे? कि दूसरा कोई राज्य जो है वो जीतना है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके फिर उनको समझ में आने लगा कि उनको अहिंसा वाले धर्म पे चलना है ना, और उनको काइंडनेस रखनी है, और वो चाहते थे कि उनकी वजह से किसी भी जीव जंतु को या व्यक्ति को हानि ना हो। ऐसे करके उन्होंने फिर क्या अडॉप्ट किया? बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। अच्छा देखो, ऐसा मैं हर वीडियो में आपको बोल रही हूँ, आप एनटीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसी एग्जाम के लिए जिसके अंदर 10th तक का सोशल साइंस आता है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास में पहुंच चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और हर क्वेश्चन के साथ में आपको ऐसा लग सकता है कि यार इसका आंसर तो मेरे को बन ही नहीं रहा, मैंने तो पढ़ लिया लेकिन फिर भी आंसर नहीं बन रहा, तो फिर अब क्या करें? तो ऐसा मत सोचना। आप हर क्वेश्चन के साथ में कोशिश करना कि जैसे अभी मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता था बुद्धिज्म, लेकिन अब पता चल गया ना, अभी पता चल गया, तो अब इसके बाद में जब कभी भी ये क्वेश्चन दिखे तो मेक श्योर तब आंसर पता होना चाहिए, है ना। मतलब अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करवा ही इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आंसर नहीं पता होंगे इन चीज़ों के, हमको प्रैक्टिस ही इसीलिए करनी है ना। लेकिन मेक श्योर कि एक बार पता चल गया तो अगली बार ना भूलें, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बुद्धिज्म आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? तो साउथ इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है वो है तमिल। ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब कुछ साउथ इंडिया में बोला जाता है, लेकिन सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है वो तमिल है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि संगम लिटरेचर
संगम लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखा गया था, है ना। तो संगम लिटरेचर क्या है, तमिल की, मतलब साउथ इंडिया की सबसे पुरानी लिटरेचर है ना। मतलब एक काफ़ी अच्छी किताब है, मतलब लिटरेचर ही आप समझ सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारा कुछ बताया हुआ है साउथ इंडिया के बारे में, तो वो भी तमिल में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप इसके साथ में 2-3 क्वेश्चन और रख सकते हो। जैसे कोई सा क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसी के साथ में आपको एक और कोई सा उससे रिलेटेड पुराना वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ याद आ रहा है, तो उसको भी साथ में फिर से रिवाइंड कर लो, तो पक्के से हो जाता है। अब मान लो इसके साथ में संगम लिटरेचर का कोई सा क्वेश्चन आ जाता है, आपने हो सकता है पिछले वीडियो नहीं देखे हो, लेकिन संगम लिटरेचर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, इनमें से किसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। अच्छा, एक और बात, ऐसा मत सोचना कि ये कुछ रॉकेट साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेचर वाला पोर्शन जो हमने कवर किया था उसमें हमने ये पढ़ा था, है ना। मौर्यन एम्पायर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है। सांची स्तूपा तो जो है ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ है, प्लस अभी ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमने दिल्ली सुल्तान जब हमने कवर किया था, दिल्ली सल्तनत हमने कवर किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज अपनाई थी। जैसे कि उसने क्या किया था कि वॉर जो ये लोग लड़ रहे थे, है ना, वैसे दिल्ली सल्तनत बहुत छोटी सी थी, है ना, लेकिन फिर उनको क्या पता चला कि जो चेंगिस खान है वो दूसरी तरफ से क्या कर रहा है, इन पे अटैक करने वाला है। तो इन्होंने क्या सोचा कि जितनी बड़ी सेना कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो इन्होंने सेना जो है वो बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। इनके से 2-3 एरियाज ही थे, उसके बीच में दूसरे एरियाज पड़ते थे, जिसको क्या कहा जाता था, जी से नाम था उसका, है ना। वो ज़रा कमेंट में बताना वो भी आप, है ना। जी से नाम था, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड था, तो उनको इन्होंने कॉन्कर करना शुरू किया ताकि ये थोड़े से ताकतवर हो जाए। उसके बाद में जब वॉर होने लगा, है ना, तो सोल्जर्स अपॉइंट हुए, ठीक है। अब सोल्जर्स अपॉइंट हुए तो सोल्जर्स की सैलरी जो है वो इन्होंने दी, ठीक है। इन्होंने क्या की, सोल्जर्स को सैलरी दी। अब सोल्जर्स को अगर सैलरी देते हैं, फिर वही सोल्जर्स मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे, तो मार्केट वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और वो अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर वो अपनी प्राइस बढ़ा देंगे तो फिर सोल्जर्स जो है वो उसी पैसे में कम सामान खरीद पाएंगे, है ना। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मार्केट पॉलिसी अपनाई। कौन सी पॉलिसी अपनाई, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपनाई, जिसमें उसने क्या किया, मार्केट के ऊपर कंट्रोल किया, यानी कि हर सामान की प्राइस जो है वो फिक्स कर दी कि ये कपड़ा इतने का बिकेगा, ये खाने का सामान इतने का बिकेगा, ये चीज़ इतने की बिकेगी। तो कोई भी बंदा मार्केट वाला जो है वो अपने सामान की प्राइस नहीं बढ़ा सकता था। अब इसको चेक कैसे करेंगे वो लोग, भाई इन्होंने तो कह दिया, मान लो मार्केट वाले ने नहीं माना तो मार्केट वाले को चेक करने के लिए इन्होंने नज़र रखने के लिए लोगों को हर मार्केट में, हर दुकानों के आसपास लगा दिया, और जो लोग या जो मार्केट वाले या जो दुकानदार इस चीज़ को नहीं मानते थे उनको पनिश किया जाता था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि सोल्जर्स अपने कीमत में जो पैसा उनको मिला उसमें वो सामान खरीद पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है फोर्स दे पाए सेना में। नहीं तो अगर सोल्जर्स को ऐसी कुछ भी दिक्कत लगती कि नहीं यार सैलरी कम दे रहे हैं, नहीं यार पैसा तो दे ही नहीं रहे, इसी में तो कुछ सामान खरीदते नहीं बनता, तो फिर वो वॉर लड़ते भी नहीं, है ना, वो छोड़ देते सारा कुछ। तो सोल्जर्स को अगर सेना में रखना था तो ये चीज़ उनको करनी पड़ी और उन्होंने पूरे मार्केट में प्राइस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी, और सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं, कॉमन पीपल के लिए भी, क्योंकि कॉमन पीपल, वॉर भी भले हो रहा था लेकिन कॉमन पीपल को भी तो बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी, है ना। तो ऐसे में दुकानदार फायदा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइजेस बढ़ा देते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। साथ साथ में मैं आपको स्टोरीज भी रिवाइंड करवाते जा रही हूँ, पढ़ा है ये हमने, है ना, एनटीएससी के दिल्ली सल्तनत वाला वीडियो आप खोल सकते हो, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर किसने बनाया था, तो विजयनगर एम्पायर हरिहर और भुक्का 2 भाई थे, बेसिकली ये 5 भाई थे, ठीक है, लेकिन उनमें से ये 2 भाई थे, हरिहर और भुक्का, ठीक है। तो ऐसा था कि ये दिल्ली सुल्तान के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो दिल्ली सुल्तानत खत्म हुई तो इन्होंने विजयनगर एम्पायर के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया था। तो विजयनगर एम्पायर किसने बनाया था, हरिहर और भुक्का ने। हरिहर का पूरा नाम भी हमने डिस्कस किया था, है ना, बताना जरा कॉमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज बिल्ड बाय अकबर,
अकबर ने कौन सी सिटीज़ बनाई थी इनमें से? तो अकबर ने इनमें से फतेहपुर सिकरी बनाई थी, और फतेहपुर सिकरी को उसने अपना कैपिटल भी रखा था, है ना। फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल भी रखा था, वहाँ पे वो वर्शिप भी किया करता था, है ना। तो काफ़ी अच्छी सिटी जो है बनाई थी, टाउन जैसा है ये, ठीक है, समझ आया। कैपिटल सिटी इसने बनाई थी, वहाँ से फिर ये रूल किया करता था, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। Who became the मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब? औरंगजेब के बाद में मुगल एम्परर कौन बना? तो देखो नाम मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या है? बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। फिर इनके नीचे बहुत सारे मुगल एम्परर्स आए, है ना। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो शाहजहां तक अच्छा काम चला, औरंगजेब ने जो है वो बहुत सारा कुछ बिगाड़ दिया था, है ना। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मुगल एम्परर क्या पूछ रहे हैं, ये मुगल एम्परर औरंगजेब के बाद में कौन बना? तो औरंगजेब के बाद में जो मुगल एम्परर बना था वो बहादुर शाह वन बना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि औरंगजेब के बाद में कौन बना था, तो बहादुर शाह वन बना था। और एक और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ, हाँ, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, है ना। तो बहादुर शाह जफर फिर नाम आता है, ठीक है। ये हमने पुराने प्रीवियस ईयर वीडियोस में कवर किया है। इन विच ईयर वास्को ड गामा केम टू इंडिया? कौन से साल में वास्को ड गामा इंडिया आया? तो बेसिकली वास्को ड गामा ने 2 वॉयजेस करे थे, वॉयज मतलब 2 जर्नी की थी बाय सी, ठीक है, जिसमें वो अराउंड 1497 जो है वो अफ्रीका पहुंचा था, ठीक है, अफ्रीका पहुंचा था। और ये जर्नी जो थी वो वॉयज जो है वो 1502 AD अराउंड में खत्म हुआ था, है ना। अब ये अफ्रीका पहुंचा था, फिर अफ्रीका के इसके मतलब 1498 के पहले अफ्रीका पहुंचा था, फिर अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से तक जब वो आ रहा था, फिर वहाँ पे क्या पहुंचा था, वो इंडिया पहुंचा था। तो 1498 AD में अराउंड कहाँ पे पहुंच गया था? इंडिया पहुंच गया था, ठीक है। तो विच ईयर वास्को ड गामा केम टू इंडिया? तो वास्को ड गामा 1498 में इंडिया में आया था। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम ने फाइंड की थी, है ना। ये सिविक्स में पढ़ते हो आप अराउंड 6th क्लास में, है ना। A.O. ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने बनाई थी, ठीक है। हुमे नहीं होता है वो, हुमे भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, हुमे हुमे नहीं है वो, A.O. ह्यूम है, ठीक है। हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारा कुछ इसके अंदर बताया है, ब्रिटिश रूल के बारे में भी बहुत सारी बात की है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस? जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ? तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है वो हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, है ना, कि सत्याग्रह सत्याग्रह सारी जगह जो चल रहा था। फिर सत्याग्रह के बाद में रॉलेट एक्ट उसके आसपास जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। और इवन सत्याग्रही जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगे थे, एसोसिएशन करने लगे थे, ठीक है। तो इसके डर में क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया तो किसी को भी अलाउ नहीं था कि कोई एसोसिएशन बनाए, लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग में एसोसिएशन हुआ था, ठीक है। तो अब आप इसको ईयर कैसे याद रख सकते हो? आपको जब इंसिडेंट की सीरीज याद रहेगी तो आपको ईयर याद रहेंगे। सत्याग्रह के जो इवेंट्स है वो 1917, 1918 याद होगा आपको, है ना। 1916, 1917, 1918 अपना चंपारण बिहार खेड़ा, है ना, ये सारी जगह आपको याद होगी, अहमदाबाद, है ना। तो यहाँ पर अराउंड सत्याग्रह शुरू हुआ था, फिर रॉलेट एक्ट इम्पोज कर दिया गया था, है ना, अराउंड सेम पीरियड, ठीक है। उसके बाद में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ ना, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट अराउंड 1919 में हुआ था, ठीक है। ये सत्याग्रह हो गया था, सत्याग्रह होने के बाद में 1919 की बात है, ठीक है। तो 17 और 18 में तो क्या हो रहे थे, सत्याग्रह चल ही रहे थे, उस बीच में ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो मेन डेट भी कई बार पूछ ली जाती है, तो डेट क्या है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। इस दिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
हु स्टार्टेड द दांडी मार्च? दांडी मार्च किसने शुरू किया था? स्वामी दयानंद, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि दांडी मार्च जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। वो साबरमती से दांडी तक गए थे और वहां पर उन्होंने क्या किया था? सॉल्ट अपने हाथों से बनाया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी इनमें से कौन सी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी, मतलब उसके अंदर गांधी जी अपने बारे में बताते हैं, है ना। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? मतलब खुद से ही अपनी बायोग्राफी लिखना इज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो अपने बारे में बताते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने सच के साथ में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या क्या उनको उससे मिला, ठीक है। और साथ ही साथ एक और किताब कौन सी लिखी थी महात्मा गांधी जी ने? हिंद स्वराज, जिसके बारे में हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एक के साथ में दूसरी चीज़ रिवाइज कर लो तो भूलोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम? इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है? तो हमने जब लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया की बात की थी, है ना, मेजर डोमेन्स की बात की थी, इंडिया के मेजर डोमेन्स की बात की थी और मेजर लैंडफॉर्म्स की बात की थी, ठीक है। तो मेजर लैंडफॉर्म्स में जब हमने माउंटेन की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि अरावली हिल्स जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम है। अरावली हिल क्या है? इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम है, मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत पुराना है, ठीक है। तो अरावली आंसर आएगा। द रिगर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में चलो, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 सॉइल एज ए रिसोर्स में चलते हैं। वहां पर आपको दिखेगा एल्यूवियल सॉइल के बाद में ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की पहली या दूसरी लाइन ही है कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल, ठीक है। तो और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है? रिगर सॉइल कौन सी होती है? यहाँ पे उल्टा पूछा है, तो उल्टा कर दो या सीधा कर दो, नाम तो वही रहना है ना। तो ब्लैक सॉइल क्या कही जाती है? रिगर सॉइल कही जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैश क्रॉप? इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप दर्शाती है, ठीक है। तो कैश क्रॉप पहले समझ लेते हैं क्या होती है। कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती है जो खुद के खाने के लिए नहीं बनाई जाती, जो बेचने के लिए बनाई जाती है ना, या बेचने के लिए ग्रो की जाती है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? कॉटन, है ना। अब जैसे जो कॉटन की खेती कर रहा है जरूरी तो नहीं कि वो कॉटन का कपड़ा भी बनाता हो, है ना, वो तो खेती करके कॉटन को बेचेगा, तो ये कैश क्रॉप हो गई, ठीक है। हेम्प जो है वो एक कैश क्रॉप हो जाती है, ठीक है। और जूट जो है वो भी एक कैश क्रॉप हो जाती है कि भैया जूट जो है वो खेती कर रहे हैं, जूट वगैरह बना रहे हैं, फिर उसको मार्केट में बेच रहे हैं। टोबैको, है ना, टोबैको, ठीक है। तो टोबैको भी क्या है? कैश क्रॉप हो गई। ऐसे तो नहीं ग्रो करके वो सोचते हैं कि आज तो चलो टोबैको खाएंगे, नहीं, वो बेचते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कि भैया बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कॉटन, जूट और टोबैको क्या हो जाएगा? आर द कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट, द स्टेट फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? इंडिया में ऐसा स्टेट जिस इनमें से ऐसे तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलता, लेकिन इनमें से हमको बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलता है ना। तो बेसिकली इंडिया में ऐसे 8 स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा तो कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा, ऐसी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो, है ना। तो वो कैसे जा सकता है? गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है, ऐसे होते हुए जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मिजोरम आगे आ जाएगा, इसके पहले वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा, इधर की साइड में त्रिपुरा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से क्या जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। अब आप चाह के भी तमिलनाडु नहीं लिख सकते इसके अंदर, क्योंकि तमिलनाडु अगर मध्य प्रदेश से होके जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तमिलनाडु, केरला, है ना, कर्नाटका, ये सब तो नीचे पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, है ना। आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से तो जाना ही नहीं है फिर, है ना। तो एक सीधी लाइन, ऐसी लाइन होते हुए जाती है ये। तो इस रेंज में जो भी स्टेट्स मिलेंगे वहां से होते हुए जाएगा, जो नहीं मिलेंगे वहां से नहीं जाएगा। तो ऐसे मणिपुर भी छूट जाता है, मणिपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाता। ऐसी कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर स्टेट दिए हैं या माइनिंग एरियाज दिया है, ठीक है। तो उड़ीसा में गोरुमाहिसानी जो है माइनिंग है वहाँ पर, मतलब माइनिंग एरिया है। झारखंड में नावमुंडी माइनिंग एरिया है। छत्तीसगढ़ में कालाहांडी नहीं है, कालाहांडी जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है?
उड़ीसा में है, इसको भी दिमाग में रख लो। कभी ऐसा पूछ ले कि उड़ीसा में कौन सी माइनिंग है या कालाहांडी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है ना। बाकी ये जो 3 है ये सही है। बाबू बुदन कर्नाटका में है, नाओमुदी झारखंड में है और गोरुमा हिसानी उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का सोर्स है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिना निकलता है, ठीक है। फिर एल्यूमिना से जो है वो एल्यूमिनियम बनता है ना। अब इसके अंदर कितना टन ऑफ बॉक्साइट लगता है तो कितना टन ऑफ एल्यूमिना बनता है, फिर उसमें से कितना एल्यूमिनियम बनता है, ये हम पढ़ के आए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। बॉक्साइट वाली जो जगह है हमारी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, उसमें कॉपर के साथ में बॉक्साइट हमने पढ़ा है, तो बॉक्साइट में ये चीज़ आपको सिखाई जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेम 10th क्लास ज्योग्राफी अपना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी किताब में से ही है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट ही कंसेप्ट पढ़ते रहोगे तो नहीं समझ आएगा। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन सी रिवर सबसे बड़ी है। देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर है। लार्जेस्ट मतलब चौड़ाई में बहुत चौड़ी, ठीक है, और लॉन्गेस्ट मतलब भले से पतली है लेकिन बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर रही है ना, मतलब बहुत सारी जगहों से निकलते हुए जा रही है। तो नाइल रिवर जो है वो बहुत ही लंबे, आपने देखी होगी फोटो में भी कुछ इस तरीके की रहती है, वो ऐसी ऐसी घूमी हुई दिखती है ना, ठीक है। तो नाइल रिवर जो है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट आप बताओ, लार्जेस्ट रिवर बताओ, लॉन्गेस्ट तो नाइल है, लार्जेस्ट आप बताओ जरा कमेंट में कि कौन सी रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर है। द तोडा ट्राइब आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल में शुरुआत से तोडा ट्राइब जो है वो रहती थी, ठीक है। तो वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है कहाँ के, नीलगिरी हिल्स के। द स्टेट वेयर शिपकिला पास इज लोकेटेड, ऐसा राज्य जहाँ पे शिपकिला पास है, तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास है। और ये इंपॉर्टेंट एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर पोस्ट है, जहाँ से तिब्बत के साथ में, तिब्बत है ना अपना, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से हम इस जगह से ट्रेड करते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एमसीक्यू देखो ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, और बहुत इजी है, ध्यान में रखते चलो। सिर्फ ऐसे बैठ जाया करो, ईयरफोन लगा दिया करो और सुन लिया करो। एक बार ध्यान में रह गया तो फिर हमेशा ध्यान में रहेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर देखो थोड़ी सी एफर्ट, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एनटीएससी है, जीवन बन जाता है लोगों का। आपको मतलब आप एनटीएससी स्कॉलर अगर आप बन गए तो मतलब आप सोचो कि बढ़िया मज़े हैं आपको। अगर आपके आईटी के एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं या फिर कहीं पे कम मार्क्स आते हैं, तब भी आपको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। सीट्स वगैरह में प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी एक एनटीएससी स्कॉलर हो। इवन कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जॉब के लिए, है ना, तो आप हो और आपके साथ में आपका एक और कॉम्पिटिटर है, आपने दोनों ने इंटरव्यू दिया। अब हो सकता है आपने दोनों ने इंटरव्यू एकदम बराबरी का दिया, अब सामने वाले बंदे को समझ नहीं आ रहा किसको हायर करे, तो वो देखेगा ना, अगर कि आप एनटीएससी स्कॉलर रह चुके हो तो वो आपको प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो देखो लाइफ में अगर कोई चीज़ करनी है ना तो एकदम फुल मेहनत से करो, नहीं तो मत करो। अगर उठाया है तो कंप्लीट करो। मेरे को ऐसा लगने लगा है अभी अभी कि आप लोगों ने मेहनत तो स्टार्टिंग में बहुत करी है ना, मतलब ऐसा कि एनटीएससी करेंगे, लेकिन ये डेट्स जो डिले हो रही हैं इसकी वजह से थोड़ा सा आपका फोकस बिगड़ रहा है। लेकिन इसको बिगड़ने नहीं देना, ये सोचो ये समय है, हम और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। हमेशा आप किसी भी आगे आने वाले बच्चे या फिर कोई भी बच्चे आगे के जो भी एनटीएससी के लिए इस चीज़ वीडियो को देखेंगे, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। आधा दूधा करके छोड़ने से, 2 दिन पढ़ के 3 दिन छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। वो हर कोई करता है ना। टॉपर में या फिर जिन बच्चों को सक्सेस मिलती है उसमें यही अंतर है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली 2 घंटा पढ़ाई करते हैं। अब आप एक दिन 6 घंटा पढ़ाई कर लिए, फिर अगले 3 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और कट ऑफ देखो कितना कम आता है, 40 नंबर लेके आने आपको महज, सिर्फ 40 नंबर, ठीक है। तो कितना कम है, 100 में से आप 40 नंबर लेके आ जाओ, कितना कम है ना। सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर लेते हो, 10 यहाँ से कर लो, 10 साइंस में से कर लो, ठीक है, 10 दूसरे सब्जेक्ट में से कर लो, ऐसे 10-10 भी करके अगर आप 40 नंबर ले आते हो तो क्या दिक्कत है।
सिर्फ 40 कट ऑफ है, 100 में से 40 मार्क्स तो लेके आ सकते हैं ना हम। अब इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तुक्के भी अगर आप मारोगे तो भी सही निकल जाएंगे कई बार, क्योंकि आपने मोस्टली चीजें पढ़ी है ना। तो बिल्कुल अपना फोकस मत डुलने देना, है ना, पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा कहाँ से निकली है या कहाँ से आई है, ठीक है। मेन जो सोर्स है ओरिजिन का वो क्या है, तो वो अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक हिल्स में से निकली है नर्मदा, है ना। नेक्स्ट, द सिटी वेयर द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज, तो रियो डे जेनेरियो में सबसे पहली बार अर्थ समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, देखो एक चीज होती है सबसे पॉपुलेटेड स्टेट, तो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो यूपी बिहार में कंपटीशन लगा रहता है ना। पॉपुलेटेड स्टेट मतलब वहां पे बहुत जनता है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जनता जिस स्टेट में होगी वो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कहलाएगा। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट मतलब जहां पर डेंसिटी ज्यादा है ना। डेंसिटी ज्यादा है मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर पे जितने ज्यादा लोग, अब वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो हर स्क्वायर किलोमीटर पे 1029 लोग आपको मिलेंगे, है ना। तो ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, मतलब आप को हर कदम पे लोग मिलेंगे, ठीक है। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब हर कदम पे लोग नहीं मिलेंगे, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है। सिक्किम वगैरह जैसे स्टेट स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे आंसर आएगा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, 6 दिसंबर 1946 को, और फाइनली 1949 में जो है 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज वाली डेट को कोमोमेरेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया था। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, 9 दिसंबर 1946 को शुरुआत की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखने वाले या हमारे संविधान में सबसे मेन भूमिका रखने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी जो है वो सबसे बड़े आर्किटेक्ट हमारे संविधान के, समझ लो हर चीज बारीकी से तोल नाप के उन्होंने की है संविधान में, जो अभी तक भी चल रहा है इतना 70 साल बाद भी। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, जो इलेक्शन इंडिया में इलेक्शंस का ध्यान रखते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं ठीक है, तो वो कौन अपॉइंट करते हैं, उस कमिटी या उस कमीशन के हेड को या फिर उनके चीफ को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अब आपको बताना है कि लोकसभा की सबसे पहली फीमेल स्पीकर कौन थी, ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है ना, तो उसका नाम जरा कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब राइट टू एजुकेशन जो है वो इफेक्ट में आया था, तो 2010 में इंडिया में राइट टू एजुकेशन इफेक्ट में आया, और इंडिया ऐसे 135 देशों में से एक बना जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चों का ये मौलिक अधिकार है, शिक्षा जो है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है, वो उनको मिलनी ही चाहिए। इंडिया के अलावा ऐसे 135 देश है जो ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं और बच्चों को ये अधिकार देते हैं, ठीक है। तो 2010 में हमने ये पक्का किया। द पंचायती राज सिस्टम हैज बिकम मोर पावरफुल इन ईयर, कौन से ईयर में पंचायती राज सिस्टम और ज्यादा पावरफुल हो गया था, तो बेसिकली तो 1957 में ही ये बात हो गई थी। BR मेहता कमेटी ने ये कह दिया था कि पंचायती राज आना चाहिए, लेकिन रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे लोकल बॉडी के, है ना, स्टेट जो है वो लोकल बॉडीज के साथ में रेवेन्यू शेयर नहीं करती थी, पावर शेयर नहीं करती थी, ठीक है। तो वापस से हमने 1992 में ये रियलाइज किया कि नहीं यार होना चाहिए, है ना, क्लियर होना चाहिए। ये अभी हमने कब पढ़ा, इस चीज़ के बारे में हमने कब पढ़ा, ये वाली चीज़ तो हमने पिछले वाले प्रीवियस ईयर 2016-17 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ी थी। साथ ही साथ में ये वाली चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि 1992 में वापस से फाइनलाइज किया गया कि यार इस पे और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और फिर जाहिर सी बात है 1992 के बाद में 1993 में
और अच्छे से पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं पंचायती राज के बारे में, अपना डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोकल गवर्नमेंट बॉडी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मेंशन्ड है, 10th क्लास का ही चैप्टर है सिविक्स का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3। ठीक, सब एनसीईआरटी से ही है भैया। अंडर राइट टू फ्रीडम डैश टाइप्स ऑफ फ्रीडम इज गिवन टू इंडियन सिटीजन। राइट टू फ्रीडम के तहत कितने फ्रीडम के टाइप्स लोगों को दिए हुए हैं, तो 6 दिए हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन विदाउट आर्म्स, है ना, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो ऐसे 6 तरीके के फ्रीडम दिए हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक इज अ रीजनल पार्टी ऑफ, कहाँ की रीजनल पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि अब जो है वो इंडिपेंडेंस की पूरी तरीके से बात करनी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी वेस्ट बंगाल में, है ना, और वो ऐसा कहना चाहते थे कि अब इंडिपेंडेंस के लिए पूर्ण रूप से हमको डिमांड करनी है और बात करनी है। वो वर्कर्स, यूथ, है ना, फार्मर्स, सब लोगों के सपोर्ट से ये चीज़ करना चाहते थे। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की ये पार्टी है, इनिशियली मतलब वेस्ट बंगाल में सेटअप हुई थी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाज फाउंडेड इन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए। ठीक है, एनडीए मतलब जिसमें बीजेपी जो है वो अपना अलायंस बनाती है दूसरी स्टेट पार्टीज के साथ में, है ना। तो एनडीए जो है वो कब फॉर्म हुआ था? मई 1998 में, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, मेजॉरिटी से नहीं जीते थे वो सीट्स, तो उनको अपना अलायंस बनाना पड़ा था दूसरी स्टेट पार्टी के साथ में, है ना। तो ये कब हुआ था? मई 1998 में। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज, अभी इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है? ये 24 अप्रैल 2021 के अनुसार, 24 अप्रैल 2021 के अनुसार जस्टिस नुथलपट्टी वेंकट रमन, ठीक है, नुथलपट्टी वेंकट रमन जो है वो हमारे अभी रिसेंट चीफ जस्टिस है। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, क्योंकि उस समय पे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती ही किया करते थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने एग्रीकल्चर को ही सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझा कि एग्रीकल्चर को जितना बढ़ाएंगे उतना लोग जो है और सक्सेसफुल रहेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी तो लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी। मनरेगा वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर, कौन से साल से मनरेगा इम्प्लीमेंट हुआ था? तो 2005 से मनरेगा इम्प्लीमेंट हुआ था। मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति को ये प्रॉमिस किया जाता है कि साल में एक बार 100 दिन तो उसको काम करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, सरकार दिलवाएगी मनरेगा के तहत, और अगर नहीं दिलवा पाती है तो फिर उसको उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर काम करेंगे तो डायरेक्टली वहां से पैसा मिलना ही है, लेकिन मान लो काम नहीं दिलवा पा रहे हैं तो डायरेक्ट पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये 2005 में अडॉप्ट हुआ था। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो LIC का हेडक्वार्टर इंडिया में मुंबई में है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर? तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ये तो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल से कुछ दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, है ना, या फिर रॉ मटेरियल पे ही काम होता है बेसिकली। ठीक है, रॉ मटेरियल से दूसरे प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, अपने शब्द में वापस लेती हूँ, जहाँ पर रॉ मटेरियल बनाया जाता है ना, वो प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन है, तो कॉटन कहाँ बन रहा है? एग्रीकल्चर में बन रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल से दूसरे प्रोडक्ट बनाना इंडस्ट्री में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है। और फिर ट्रेड तो टर्शरी सेक्टर में आता ही है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड लोकेटेड? टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है।
ठीक है। तो ये कुछ 40 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी पेपर था जिस भी स्टेट का था, है ना। अगर बच्चे ने दिल लगा के पढ़ाई करी होगी वाकई में तो उसको 40 नंबर तो यहीं से आ गए होंगे, है ना। तो कट ऑफ तो निकल ही गया होगा, मुश्किल से 1-2 नंबर कहीं पे कटे तो कटे। बहुत ही ईजी है। अगर आपने मेरे वीडियो, सच बता रही हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे वीडियोस है देखो उसके लिए मैं कह रही हूँ, पर मुझे खुद को इन क्वेश्चन पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि यार हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। और बहुत छोटे वीडियोस, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस भी है नहीं वो, है ना। तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस ज़रूर करना यूट्यूब से, आप उन वीडियोस को मिस मत करो, क्योंकि मैक्सिमम उसी में से पूछा गया है। मैंने सारा कुछ एनसीईआरटीज़ में से ही लेकर बनाया है ना। तो सब कुछ आता वहीं से है, देखो वो खजाना है ना। तो उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, ऐसे ही हम कई सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहेंगे, आने वाले टाइम में आपको मिलते रहेंगे। अब जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने जो भी आपको बोला है कमेंट में डालने को, वो ढूंढ के डालना, पर कमेंट में डालना ज़रूर, है ना। तो आपको अगर नहीं याद है, ढूंढ के डाला तो याद रह जाएगा, ठीक है। मैं तो फिर बता ही दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।